नमस्कार दोस्तों, लाइफ हाई एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज जो मैं कहानी लेके आया हूँ शतरंज के खिलाड़ी, जो प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया है। वो कहानी शुरुआत करते हैं। हमारी यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी बीए एमए सब कब में सिलेबस में है। चलो शुरुआत करते हैं। वाजिद अली शाह का समय था। लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था। छोटे बड़े अमीर गरीब सभी विलासिता में डूबे हुए थे। कोई नृत्य और गान की मजलिस सजाता था, कोई अफीम की पिनक ही में मजे लेता था। जीवन के प्रत्येक विभाग के आमोद प्रमोद का प्रधान था। शासन विभाग में, साहित्य क्षेत्र में, सामाजिक व्यवस्था में, कला कौशल में, उद्योग धंधों में, आहार व्यवहार में सर्वत्र विलासिता व्याप्त रही थी। राज कर्मचारी विषय वासना में, काव्यगढ़ प्रेम और विरह के वर्णन में, कारीगर कलाबत्तू और चिकन बनाने में, व्यवसायी सुरमे में, इत्र मिसमी और उपटन का रोजगार करने में लिप्त थे। सभी की आंखों में विलासिता का मद छाया हुआ था। संसार में क्या हो रहा है कि इसकी किसी को खबर ना थी। बटेर लड़ रहे हैं, तीतरों की लड़ाई के लिए फली वदी जा रही है। कहीं चौसर बिछी हुई है, पौबारा का शोर मचा हुआ है, कहीं शतरंज का घोर संग्राम छिड़ा हुआ है। राजा से लेकर रंक तक इसी धुन में मस्त थे। यहाँ तक कि फकीरों को पैसे मिलते तो वो रोटियां ना लेकर अफीम खाते या मादक पीते। शतरंज ताश गंजीफा खेलने से बुद्धि तीव्र होती है, विचार शक्ति का विकास होता है, पेचीदा मसलों के सुलझाने की आदत पड़ती है। ये दलीलें जोरों के साथ पेश की जाती थी। इस संप्रदाय के लोगों से दुनिया अब भी खाली नहीं है। इसलिए अगर मिर्ज़ा सजाद अली और मीर रोशन अली अपना अधिकांश समय बुद्धि तीव्र करने में व्यतीत करते थे, तो किसी विचारशील पुरुष को क्या आपत्ति हो सकती थी कि दोनों के पास मौरूसी जागीरें थी, जीविका की कोई चिंता ना थी, घर में बैठे चौखटिया करते थे। आखिरकार और करते ही क्या, प्रातःकाल दोनों मित्रता नाश्ता करके बिसात बिछाकर बैठ जाते और सज जाते और लड़ाई के दांव पेच होने लगते। फिर खबर न दुनिया की, न खबर दोपहर की और न शाम की। कब तीसरा पहर, कब शाम, घर के भीतर ही वो करते थे। बार बुलावा आता, खाना तैयार है, यहाँ से जवाब मिलता, चलो आते हैं, दस्तरखान खान बिछाओ। यहाँ तक कि बावर्ची विवश होकर कमरे में ही में खाना रख जाता था और दोनों मित्र दोनों काम साथ साथ करते थे। मिर्ज़ा सजाद अली के घर में कोई बड़ा बूढ़ा ना था, इसलिए उन्हीं के दीवान खाने में वाजिया होती थी। मगर यह बात ना थी कि मिर्ज़ा के घर के और लोगों को उनके इस व्यवहार से खुश हो। घर वालों का तो कहना ही क्या, मोहल्ले वाले घर के नौकर चाकर तक इस नित्य देशपूर्ण टिप्पणियाँ किया करते थे। बड़ा मनहूस खेल है, घर को तबाह कर देता है, खुदा ना करे किसी को इसकी चाट पड़े। आदमी दीन दुनिया किसी के काम का नहीं रहता है, ना घर का ना घाट का, बुरा रोग है। यहाँ तक कि मिर्ज़ा की बेगम साहबा को इससे इतना देश था कि अवसर खोजकर पति को लताड़ती थीं, पर उन्हें इसका अवसर मुश्किल से मिलता था। वह सोती ही रहती थीं, तब तक इधर बाजी बीत जाती थी और रात को जब सो जाती तब कहीं मिर्ज़ा जी घर में आते थे। यहाँ हाँ नौकर पर वह अपना गुस्सा उतारती रहती थीं। क्या पान मांगे हैं, कह दो आकर ले जाएं। खाने की फुर्सत नहीं है, ले जाकर खाना सिर पर पटक दो, खाएं चाहे कुत्ते को खिलावें। पर रूबरू वह भी कुछ ना कह सकती थीं। अब उनको अपने पति से उतना मलाल ना था जितना मीर साहब से। उन्होंने उनका नाम मीर बिगरू रख छोड़ा था। शायद मिर्ज़ा जी अपने सफाई देने के लिए सारा इल्ज़ाम मीर साहब ही के सिर पर थोप देते थे। एक दिन बेगम साहबा के सिर में दर्द होने लगा। उन्होंने लौंडी से कहा, जाकर मिर्ज़ा साहब को बुला ला, किसी हकीम के यहाँ से दवा लावें, दौड़ जल्दी कर। लौंडी गई तो मिर्ज़ा ने कहा, चल अभी आते हैं। बेगम साहबा का मिजाज गर्म था। इतनी ताप कहाँ कि उनके सिर में दर्द हो और पति शतरंज खेलता रहे। चेहरा शुक्र हो गया। लौंडी से कहा, जाकर कहा अभी चलिए, नहीं तो आप ही हकीम के यहाँ चली जाएंगी। मिर्ज़ा जी बड़ी दिलचस्प बाजी खेल रहे थे। दो ही किस्तों में मीर साहब को मात हुई जाती थी। झुझलाकर बोले, क्या ऐसा दम लंबों पर है, जरा सा सब्र नहीं होता? मीर, अरे तो जाकर सुन ही आइए ना, औरतें नाजुक मिजाज ही होती हैं। मिर्ज़ा, जी हाँ चलो, क्यों ना जाऊँ, दो किस्तों में आपकी मात होती है। मीर जवाब, इस भरोसे ना रहिएगा। वह चाल सोची की है कि आपके मोहरे धरे रहे और मात हो जाए। पर जाइए, सुन आइए, क्यों खाम खा उनका दिल दुखाइएगा। मिर्ज़ा, इसी बात पर तो मात ही करके जाऊंगा। मीर, अरे यार जाना होगा हकीम के यहाँ,
सिर दर्द खाक नहीं है, मुझे परेशान करने का बहाना है। मीर, कुछ भी हो उनकी खातिर तो करनी ही पड़ेगी। मिर्जा, अच्छा एक चाल और चल लूँ? मीर, हरगिज नहीं, जब तक आप सुन ना आवें मैं मोहरे में हाथ ही न लगाऊंगा। मिर्जा साहब होकर अंदर गए तो बेगम साहबा ने त्योरिया बदल कर लेकिन कहते हुए कहा, तुम्हें निगोड़ी शतरंज इतनी प्यारी है चाहे कोई मर ही जाए पर उठने का नाम नहीं लेते। नौज, कोई तुम जैसा आदमी हो। मिर्जा, क्या कहूँ मीर साहब मानते ही न थे, बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ा कर आया हूँ। बेगम, क्या जैसे वह खुद निखट्टू हूँ वैसे ही सबको समझते हैं? उसके भी तो बाल बच्चे हैं, या सबको सफाया कर डाला? मिर्जा, बड़ा लती आदमी है, अब आ जाता है तब मजबूर होकर मुझे खेलना ही पड़ता है। बेगम, दुत्कार क्यों नहीं देती? मिर्जा, बराबर के आदमी हैं, उम्र में दर्जे में मुझसे 2 अंगुल ऊँचे हैं, मुलाहिजा करना ही पड़ता है। बेगम, तो मैं ही दुत्कार देती हूँ, नाराज हो जाएंगे। कौन किसी की रोटियां बचला देता है? रानी रूठेगी, अपना सुहाग लेगी। हिरिया, जा बाहर से शतरंज उठा ला। मीर साहब से कहना मियाँ अब नहीं खेलेंगे, आप तशरीफ़ ले जाइए। मिर्जा, हाँ, ऐसा गजब भी न करना, जलील करना चाहती हो क्या? ठहर हिरिया, कहाँ जाती है? बेगम, जाने क्यों नहीं देते? मेरा ही खून पिए जो उसे रोके? अच्छा, उसे रोका, मुझे रोको तो जानूं। यह कहकर बेगम साहबा झल्लाई हुई दीवान खाने की तब चली। मिर्जा बेचारे का रंग उड़ गया, बीबी की मिन्नतें करने लगे, खुदा के लिए तुम्हें हजरत हुसैन की कसम है मेरी ही मैयत देखें जो उधर जाए। लेकिन बेगम ने एक न मानी, दीवाने खाने के द्वार पर तक गई पर एकाएक पर पुरुष के सामने जाते हुए पांव बंध से गए। भीतर झाँका तो संयोग से कमरा खाली था। मीर साहब ने 2-1 मोहरे इधर उधर कर दिए थे और अपनी सफाई जताने के लिए बाहर टहल रहे थे। फिर क्या था, बेगम ने अंदर पहुंचकर बाजी उलट दी और मोहरे कुछ तख्त के नीचे झुक गए, फेंक दिए कुछ बाहर और किवाड़ अंदर से अंदर बंद करके कुंडी लगा दी। मीर साहब दरवाजे पर तो थे ही, मोहरे बाहर फेंके जाते देखे, चूड़िया की छनक भी कान में पड़ी। फिर दरवाज़ा बंद हुआ तो समझ गए कि बेगम साहबा बिगड़ गई हैं, चुपके से घर की राह ली। मिर्जा ने कहा, तुमने गजब किया बेगम, अब मीर साहब इधर आए तो खड़े खड़े निकाल दूंगी। इतनी लोग खुदा से लगाते हो तो वली हो जाते हो। आप तो शतरंज खेले और यहाँ मैं चूल्हे चक्की की फिक्र में सिर खपाऊँ जाते हो हकीम साहब के यहाँ, अब भी तमुल है। मिर्जा घर से निकले तो हकीम के घर जाने के बदले मीर साहब के घर पहुँचे और सारा वृतांत कहा। मीर साहब बोले, मैं तो जय मोहरे बाहर आते देखे तभी ताड़ गया, फ़ौरन भागा। बड़ी गुस्सेवर मालूम होती हैं, मगर आपने उन्हें यो सिर चढ़ा रखा है या मुनासिब है? उन्हें इससे क्या मतलब कि आप बाहर क्या करते हैं? इंतजाम करना उनका काम है, दूसरी बातों से उन्हें क्या सरोकार? मिर्जा, खैर यह तो बताइए अब कहाँ जमा होगा? मीर, इसका क्या गम, इतना बड़ा घर पड़ा हुआ है, बस यहीं जमे। मिर्जा, लेकिन बेगम साहबा को कैसे मनाऊंगा? जब घर पर बैठा रहता था तब तो इतना बिगड़ती थी, यहाँ बैठक होगी तो शायद जिंदा न छोड़ेंगी। मीर, आज ही बकने भी दीजिए, 2-4 रोज में आप ठीक हो जाएंगी। हाँ, आप इतना कीजिए कि आज से जरा तन जाइए। मीर साहब की बेगम किसी अज्ञात कारण से मीर साहब के घर से दूर रहना ही उपयुक्त समझती थीं, इसलिए वह उनके शतरंज प्रेम की कभी आलोचना न करती थीं, बल्कि कभी कभी मीर साहब को देर हो जाती तो याद दिला देती थी कि इन कारणों से मीर साहब को भरम हो गया था कि मेरी स्त्री अत्यंत विनयशील और गंभीर हैं। लेकिन जब दीवान खाने में बिसात बिछने लगी और मीर साहब दिन भर घर में रहने लगे तो बेगम साहब को बड़ा कष्ट होने लगा, उनकी स्वाधीनता में बाधा पड़ गई। दिन भर दरवाजे पर झांकने को तरस जाती थी, उधर नौकरी में भी कानाफूसी होने लगी। अब तक दिन भर परे मक्खियाँ मारा करते थे, घर में कोई आवे कोई जावे इनमें उनसे कुछ मतलब न था। अब 8 पहर की धौस हो गई, कभी पान लगाने का हुक्म होता, कभी मिठाई का, और हुक्का तो किसी प्रेमी के हृदय की भांति नित्य जलता ही रहता था। वो बेगम साहब से जाकर कहते कि हुजूर मियाँ की शतरंज तो हमारे जी का जंजाल हो गई है, दिन भर दौड़ते दौड़ते पैरों में छाले पड़ गए। यह भी कोई खेल है कि सुबह को बैठे तो शाम कर दी, घड़ी आधा घड़ी दिल बहलाव के लिए तो खेल लेना बहुत है। खैर हमें तो कोई शिकायत नहीं है, हुजूर के गुलाम हैं, जो हुक्म होगा बजा ही लाएंगे, मगर यह खेल मनहूस है, इसको खेलने वाला कभी पनपता नहीं है। घर पर कोई ना कोई आफत जरूर आती है, यहाँ तक कि एक के पीछे मोहल्ले के मोहल्ले तबाह होते देखे गए हैं।
सारे मोहल्ले में यही चर्चा होती रहती कि हुजूर का नमक खाते हैं और अपने आका की बुराई सुन सुनकर रंज होता है, मगर क्या करें। इस पर बेगम साहबा कहती हैं, मैं खुद इसको पसंद नहीं करती, पर किसी को की सुनती ही नहीं, क्या किया जाए। मोहल्ले में वो भी जो दो चार पुराने जमाने के लोग थे, आपस में भात भात के आमंगल की कल्पनाएं करने लगी। अब खैरियत नहीं है, जब हमारे रईसों का यह हाल है तो मुल्क का खुदा ही हाफिज है। यह बादशाह शतरंज के हाथों तबाह होगी। वो आसार बूढ़े हैं, राज में हाहाकार मचा हुआ है, प्रजा दिन दहाड़े लूटी जाती थी, कोई फरियाद सुनने वाला न था। देहातों की सारी दौलत लखनऊ खींच जाती थी और वह व्यवसायों में और भाड़ों और विलासिता के अन्य अंगों की पूर्ति में उड़ जाती थी। अंग्रेज कंपनी का ऋण दिन दिन बढ़ता जाता था, कमली दिन दिन भीग कर भारी होती जाती थी। देश में सुव्यवस्था न होने के कारण वार्षिक कर भी ना वसूल होता था। रेजिडेंट बार बार चेतावनी देता था, पर यहाँ तो लोग विलासिता के नशे में चूर थे, किसी के कानों पर जू न देखती थी। खैर, मीर साहब के दीवान खाने में शतरंज होते कई दिन महीने गुजर गए। नए नए नक्शे हल किए जाते थे, नए नए किले बनाए जाते थे, नित्य नई व्यूह रचना होती थी। कभी कभी खेलते खेलते झौड़ हो जाती, तू मैं तक की नौबत आ जाती, पर शीघ्र ही दोनों मित्रों में मेल हो जाता। कभी कभी ऐसा भी हो जाती, बाजी उठा दी जाती थी और मिर्जा जी रूठ कर अपने घर चले आते। मीर साहब अपने घर जा बैठते। रात भर की निद्रा के साथ सारा मनोमालिन शांत हो जाता और प्रातः काल दोनों मित्र दीवाने खान में आ पहुँचते थे। एक दिन दोनों मित्र बैठे हुए शतरंज के दलदल में गोते खा रहे थे कि इतने में घोड़े पर सवार एक बादशाही फौज का अफसर मीर साहब का नाम पूछता हुआ आप पहुँचा। मीर साहब के होश उड़ गए। यह क्या बला फिर सिर पर आई, यह तलबी किस लिए हुई है। अब खैरियत नहीं नजर आती है। घर के दरवाजे बंद कर लिए गए। नौकर से बोले कि कहा दो घर में नहीं हैं। सवार घर में नहीं तो कहाँ हैं। नौकर, या मैं नहीं जानता हूँ, क्या काम है। सवार, काम तुझे क्या बतलाऊँ, हुजूर में तलबी है, शायद फौज के लिए कुछ सिपाही मांगे गए हैं, जागीरदार हैं कि दिल्लगी, मोर्चे पर जाना पड़ेगा तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। नौकर, अच्छा तो जाइए, कहा दीजिएगा। सवार, कहने की बात नहीं है, मैं कल खुद आऊँगा, साथ ले जाने का हुक्म हुआ है। सवार चला गया। मीर साहब की आत्मा काँप उठी। मिर्जा जी से बोले, कहिए जनाब, अब क्या होगा। मिर्जा, बड़ी मुसीबत है, कहीं मेरी तलबी भी ना हो। मीर, कमबख्त, कल फिर आने को कहा गया है। मिर्जा, आफत है और क्या, कहीं मोर्चे पर जाना पड़ा तो बेमौत मारे जाएंगे। मीर, बस यही एक तदबीर है कि घर पर मिलो ही नहीं। कल से गोमती पर कहीं बिराने में नक्शा जमे, वहाँ किसे खबर होगी, हजरत आकर आप लौट जाएंगे। मिर्जा, बाउल्ला, आप खूब सूझी, इसके सिवाय और कोई तदबीर ही नहीं सूझी जाती है। इधर मीर साहब की बेगम उस सवार से कह रही थी कि तुमने खूब धता बताई। उसने जवाब दिया, जैसे गंवादियों को तो चुटकियों पर नचाता हूँ, इनकी सारी अकल और हिम्मत तो शतरंज ने हर ली है। अब भूलकर भी घर पर ना रहेंगे। दूसरे दिन से दोनों मित्र मुंह अंधेरे घर से निकल खड़े होते और बगल में एक छोटी सी दरी दबाए डिब्बे में गिलोरिया भरे गोमती पार की एक पुरानी वीरान मस्जिद में चले जाते, जिसे शायद नवाब अस्फादु उदौला ने बनाया था। रात में तम्बाकू, चिलम और मदैया ले लेते और मस्जिद में पहुंचकर दरी बिछाकर हुक्का मारकर शतरंज खेलने बैठ जाते थे। फिर उन्हें दीन दुनिया की फिक्र न रहती थी। किस्त शाह या आद दो एक शब्दों के सिवा उनके मुख में से और कोई वाक्य नहीं निकलता था। कोई योगी भी समाधि में इतना एकाग्र न होता होगा। दोपहर को जब भूख मालूम होती तो दोनों मित्र किसी नान बाई की दुकान पर खाना खाते और एक चिलम हुक्का पीकर फिर संग्राम क्षेत्र में डट जाते थे। कभी कभी भोजन का भी ख्याल न रहता था। इधर देश की राजनीति की दशा भयंकर होती जा रही थी। कंपनी की फौजें लखनऊ की तरफ बढ़ी चली आती थीं। शहर में हलचल मची हुई थी। लोग बाल बच्चों को लेकर देहातों में भाग रहे थे, पर हमारे दोनों खिलाड़ियों की इसकी जरा फिक्र न थी। वो घर में आते तो गलियों में होकर, डर था कहीं किसी बादशाही मुलाजिम की निगाह ना पड़ जाए तो बेगार में पकड़ जाएं। हजारों रुपये सालाना की जागीर मुफ्त ही हजम करना चाहते थे। एक दिन दोनों मित्र मस्जिद के खंडहर में बैठे हुए शतरंज खेल रहे थे। मिर्जा की बाजी कुछ कमज़ोर थी। मीर साहब उन्हें किस्त पर किस्त दे रहे थे। इतने में कंपनी के सैनिक आते हुए दिखाई दिए। यह गौरों की फौज थी, लखनऊ पर अधिकार जमाने के लिए आ रही थी। मीर साहब बोले, अंग्रेजी फौज आ रही है, खुदा खैर करे। मिर्जा, आने दीजिए, किस्त बचाइए या किस्त है। मीर, जरा देखना चाहिए, यही आड़ में खड़े हो जाएं। मिर्जा, देख लीजिएगा, जल्दी क्या है, फिर किस्त। मीर,
तोप खाना भी है, कोई 5,000 आदमी होंगे। कैसे कैसे जवान हैं, लाल बंदरों के से मुंह सूरत देखकर खौफ मालूम होता है। मिर्जा जनाब हिले ना कीजिए, ये चकमे किसी और को दीजिएगा, या किस्त है। मीर आप भी अजीब आदमी हैं, यहाँ तो शहर पर आफत आई हुई है और आपकी किस्त की सूझी हुई है। कुछ इसकी भी खबर कीजिए, शहर घिर गया है तो घर कैसे चलेंगे। मिर्जा जब चलने का वक्त आवेगा तो देखी जाएगी, यह किस्त है, बस अब की शाह में मात है। फौज निकल गई, 10 बजे का समय था, फिर बाजी बिछ गई। मिर्जा बोले आज खाने की कैसे ठहरेगी। मीर अजी आज तो रोज़ा है, क्या आपको ज़्यादा भूख मालूम होती है। मिर्जा भी नहीं जी नहीं, शहर में न जाने क्या हो रहा है। मीर शहर में कुछ ना हो रहा है, हमें होगा तो लोग खाना खा खाकर आराम से सो रहे होंगे। हुजूर नवाब साहब भी इस गाह में होंगे। दोनों सज्जन फिर से खेलने बैठे। 2-3 बज गई। अब की मिर्जा जी की बाजी कमज़ोर थी। 4 का गजर बज ही रहा था कि फौज की वापसी की आहट मिली। नवाब वाजिद अली पकड़ लिए गए थे और सेना उन्हें किसी अज्ञात स्थान को ले जा रही थी। शहर में ना कोई हलचल थी, ना मारकाट, एक बूंद भी खून नहीं गिरा था। बाज तक किसी स्वाधीन देश के राजा की पराजय इतनी शांति से इस तरह खून बहे बिना ना हुई होगी। यह वह अहिंसा न थी जिस पर देवगढ़ प्रसन्न होते, यह एक कायरपन था जिस पर बड़े बड़े कायर भी आंसू बहाते हैं। अवध के विशाल देश का नवाब बंदी बना लिया जाता है और लखनऊ ऐश की नींद में सरत मस्त है। वह राजनीतिक अधपतन की चरम सीमा थी। मिर्जा ने कहा, हुजूर नवाब साहब की जालिमों ने कैद कर लिया है। मीर होगा या लीजिए शाह। मिर्जा जनाब जरा ठहरिए, इस वक्त इधर तबीयत नहीं लगती है, बेचारे नवाब इस वक्त खून के आंसू रो रहे होंगे। मीर रोइए ही चाहिएगा, या ऐश वहाँ कहाँ नसीब होगा, या किस्त। मिर्जा किसी के दिन बराबर नहीं जाते, कितनी दर्दनाक हालत है। मीर हाथ सो तो है ही, या लो फिर किस्त, बस अब की किस्त में मात है, अब बच नहीं सकते। मिर्जा खुदा की कसम आप बड़े बेदर्द हैं, इतना बड़ा हादसा देखकर भी आपको दुख नहीं होता। हाय गरीब वाजिद अली शाह। मीर पहले अपने बादशाह को तो बचाइए, फिर नवाब साहब को मातम कीजिएगा, या किस्त और या मात लाना हाथ है। बादशाह का लिए हुए सेना सामने से निकल गई। उनके जाते ही मिर्जा ने फिर बाजी बिछा दी। हार की चोट बुरी होती है। मीर ने कहा, आइए नवाब साहब के मातम में एक मरसिया कर डालें। लेकिन मिर्जा की राजभक्ति अपनी हार के साथ लुप्त हो चुकी थी। वह हार का बदला चुकाने के लिए अधीर हो उठे थे। शाम हो गई। खंडहार में चमगादड़ों ने चीखना शुरू किया। अबाबिल आकर अपने घोंसलों में चिमटी पर दोनों खिलाड़ी डटे हुए थे, मानो 2 खून के प्यासे सुरमा आपस में लड़ रहे हों। मिर्जा जी 3 बाजियां लगातार हार चुके थे। इस चौथी बाजी का रंग भी अच्छा न था। वह बार बार चीखने का दृढ़ निश्चय करके संभल कर खेलते थे, लेकिन एक ना एक चाल ऐसी बेढब आ पड़ती कि जिससे बाजी खराब हो जाती थी। हर बार हार के साथ प्रतिकार की भावना और भी उग्र होती जाती थी। उधर मीर साहब उमंग के गजले गाते थे, चुटकियाँ लेते थे, मानो कोई गुप्त धन पा गए हों। मिर्जा जी सुन झुझलाते और हार की झेप मिटाने के लिए उनकी दाद देते थे। पर जो बाजी कमज़ोर पड़ती थी, धैर्य हाथ से निकला जाता था। यहाँ तक कि यह बात पर झुझलाने लगी कि जनाब आप चाल बदला ना कीजिए। यह क्या किया कि एक चाल चले और फिर उसे बदल दिया। जो कुछ चलना हो एक बार चल दीजिए, या आप मोहरे पर हाथ क्यों रखते हैं, मोहरे की ओर छोड़ दीजिए। जब तक आपको चाल ना सूझे मोहरा छूइए नहीं। आप एक एक चाल आधा घंटे में चलते हैं। इसकी सनद नहीं है। जिसे एक चाल चलने के में 5 मिनट से ज़्यादा लगे हैं, उसकी मात समझी जाए, फिर अपने आप चाल बदले। चुपके से मोहरा वहीं रख दीजिए। मीर साहब का फर्जी पिटता था। बोले, मैंने चाल चली है। कब थी। मिर्जा साहब आप चाल चल चुके हैं, मोहरा वहीं रख दीजिए, उसी घर में। मीर उस घर में क्यों रखूं, मैंने हाथ से मोहरा छोड़ा ही कब था। मिर्जा मोहरा आप कयामत तक न छोड़ें तो क्या चाल ही ना होगी। फर्जी पिटते देखा तो धाधली करने लगे। मीर धाधली आप क्या करते हैं, हार जीत तकदीर से होती है, धाधली करने से कोई नहीं जीतता। मिर्जा तो इसकी बाजी में तो आपकी मात हो गई। मीर मुझे क्यों मात होने लगी। मिर्जा तो आप मोहरा उसी घर में रख दीजिए जहाँ पहले रखा था। मीर वहाँ क्यों रखूँ, नहीं रखता। मिर्जा क्यों नहीं रखिएगा, आपका रखना होगा। तकरार बढ़ने लगी। दोनों अपनी अपनी टेक पर अड़े थे। ना यह दबता था ना वाह। आप असांस्कृतिक बातें होने लगी। मिर्जा बोले, किसी ने खानदान में शतरंज खेली होती तब तो इसके कायदे जानते। वो तो हमेशा
घास छिला की, आप शतरंज क्या खेलिएगा, रियासत और ही की चीज़ है ये, जागीर मिल जाने से कोई रईस नहीं हो जाता है। मीर क्या घास आपके अब्बा जान छिलते होंगे, यहाँ तो पीढ़ियों से शतरंज खेलते चले आ रहे हैं। मिर्जा अजी जाइए भी, गजीउद्दीन हैदर के यहाँ बावर्ची का काम करते करते उम्र गुजर गई, आज रईस बनने चले हैं। रईस बनना कुछ दिल लगी नहीं है। मीर क्यों अपने बुजुर्गों के मुंह में कालिख लगाते हो, वो ही तो बावर्ची का काम करते होंगे। यहाँ तो हमेशा बादशाह के दस्तरख्वान पर खाना खाते खाते चले आए हैं। मिर्जा अरे चल चरकटे, बहुत बड़बड़ कर बातें ना कर। भी मीर जवान संभालिए वरना बुरा होगा, मैं ऐसी बातें सुनने का आदी नहीं हूँ। यहाँ तो किसी ने आंखें दिखाई कि उसकी आंखें निकली। है हौसला। मिर्जा आप मेरा हौसला देखना चाहते हैं तो फिर आइए, आज दो दो हाथ हो जाए इधर उधर। मीर तो यहाँ तुमसे दबने वाला कौन है। दोनों दोस्तों ने कमर में तलवारें निकाल ली और नवाबी जवाना था, सभी तलवार पेशकश कटार बगैर बांधते थे। दोनों बिलासी थे पर कायर न थे। उसमें राजनीतिक भाव का अधपतन हो गया था। बादशाह के लिए बादशाहत के लिए क्यों मरे, पर व्यक्तिगत वीरता का अभाव न था। दोनों ने पैतरे बदले, तलवारें चमकी, छपाछप की आवाज़ें आई और दोनों जख्म खाकर गिरे और दोनों ने वहीं तरफ तरफ कर जाने दे दी। अपनी बादशाह के लिए जिंदगी आंखों में से एक बूंद आंसू ना निकला। उन्हीं दोनों प्राणियों ने शतरंज के वजीर की रक्षा में पने परार दे दिए। अंधेरा हो चला था, बाजी बिछी हुई थी। दोनों बादशाह अपने अपने सिंहासनों पर बैठे हुए मानो इन दोनों वीरों की मृत्यु पर रो रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। खंडहर की टूटी हुई मेहराबें गिरी हुई थी, दीवारें और धूल धूसरित मीनारें इन लाशों को देखती हुई सिर ढूंढती जाती थी। यहीं पर ये कहानी समाप्त होता है। यदि कहानी आप सबको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।